नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तापांतर के बारे में। हम देखेंगे तापांतर क्या होता है, तापांतर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे, तापांतर का विभाजन भी करेंगे कि आखिर कौन कौन से तापांतर होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी की। इससे पहले मैंने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट की है, इसके बाद में आया हूँ जो हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की। इसके ऊपर पहले मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जा करके उनको देख लीजिए। उसी सीरीज में अगला वीडियो तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेंज। आइए देखते हैं, बात करेंगे तापांतर होता क्या है। तो प्रति इकाई समय में उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। मतलब प्रति इकाई समय, मतलब कोई एक दिन हो सकता है, कोई एक महीना हो सकता है, कोई वर्ष हो सकता है, 6 माह हो सकते हैं, या कोई एक मौसम हो सकता है। अर्थात प्रति इकाई समय में उच्चतम एवं न्यूनतम, प्रति इकाई समय में कोई उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर है, मतलब मान लीजिए अगर जो तापमान, उच्चतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, तो उनके बीच का जो अंतर 30 डिग्री का है, वही क्या है, तापांतर है। ताप का अंतर ही तापांतर है। तो याद रखिएगा, प्रति इकाई समय में, मतलब इकाई समय मतलब आप जो तापांतर निकाल रहे हैं वो आप किस इकाई में निकाल रहे हैं, मतलब किसका तापांतर निकाल रहे हैं, 1 महीने का है, 1 दिन का है, या 6 महीने का है, या 1 वर्ष का है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या कोई एक मौसम सीजन के ऊपर है, तिमाही भी निकाल सकते हैं। तो तापांतर है मतलब उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, तापांतर हो जाएगा। तो बात करेंगे दैनिक तापांतर की। तो दैनिक तापांतर वो होता है मतलब 24 घंटे के अंदर उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। मतलब 24 घंटे में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में अंतर क्या है, मतलब टेम्परेचर हाई वाला और टेम्परेचर लो वाला, वही क्या है, दैनिक तापांतर है। अर्थात दैनिक तापांतर जो है वो दैनिक तापन और शीतलन, मतलब तापमान मतलब जिस पे वो गर्म हो रहा है, और शीतलन मतलब जिस पे ठंडा हो रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो देखेंगे तो वो क्या है, दैनिक तापन एवं शीतलन पर निर्भर करता है। मतलब तापमान कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, उसी के बीच का डिफरेंस क्या है, दैनिक तापांतर के अंतर्गत हम देखेंगे। वार्षिक तापांतर क्या होता है? वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि वर्ष में जो सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो सबसे गर्म महीने का तापमान ले लीजिए और सबसे ठंडे महीने का तापमान ले लीजिए, और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग वार्षिक तापांतर कहते हैं। मतलब सबसे गर्म महीने का तापमान सर्वाधिक वाला और सबसे ठंडे महीने का तापमान न्यूनतम वाला, वही क्या है, वार्षिक तापांतर कहलाता है। तो याद रखिएगा, अब 3 महीने का है, 6 महीने का, एक सीजन का है, या जब भी हो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि कितना रहेगा। अब बात करेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि आखिर कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा आर्द्रता की दशा, मतलब कि कितनी ह्यूमिडिटी है वो डिपेंड करेगी। तो ये ह्यूमिडिटी, वायु संचरण की प्रकृति, हवा कैसी चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बादल हैं कि नहीं है, जिस दिन बादल होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वर्षा के बारे में, हालांकि रात की सिचुएशन अलग रहती है, ठीक है। तो बादल कैसे हो रही, वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही, वर्षा होगी तापमान कम रहता है। और भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, जिस तरह भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो तापमान में हमें जो कमी दर्ज होती रहती है, तो उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि आखिर भूमध्य रेखा से दूरी में हम देखेंगे तापांतर में कितना अंतर आ रहा है। भूमध्य रेखा से दूरी भी है तापांतर को प्रभावित करती है। सागर तल से ऊंचाई, जिस तरह ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता है, वहाँ पर औसत तापमान भी वैसे ही कम आता है। तो सागर तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो इसमें भी ये भी आएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो तापांतर होता है, तापांतर के जो डिफरेंस होते हैं उनमें हम देखेंगे तो एक और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मौसमी तापीय शिथिलता, सीजनल लैग ऑफ टेम्परेचर। आखिर होता क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सीजनल लैग ऑफ टेम्परेचर क्या है, इसी तरीके से दैनिक तापांतर में भी हमें जो शिथिलता देखने को मिलती है, तो मौसमी तापीय शिथिलता क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। दरअसल जब हम बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी पर जैसे हम देखते हैं, एक है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को हम डिवाइड कर सकते हैं भूमध्य रेखा से। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम देखें, या दक्षिणी गोलार्ध कोई भी ले लीजिए, तो उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं हम लोग, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम थोड़ा सा बताएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सर्वाधिक गर्म, मतलब सर्वाधिक सूर्यातप जो मिलता है हमको, सर्वाधिक सूर्यातप वो मिलता है जून के महीने में, और सबसे कम सूर्यातप जो मिलता है वो मिलता है दिसंबर के महीने में। लेकिन जो बात करेंगे जो सर्वाधिक गर्म महीना है वो है जुलाई, और सबसे ठंडा महीना जनवरी। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा कर दीजिएगा।
उत्तरी गोलार्ध का जो मैंने बताया इसी का ठीक उल्टा जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा। तो सर्वाधिक सूर्यातप तो जून में मिलता है, किंतु सर्वाधिक तापमान जो होता है वो जुलाई में होता है। न्यूनतम सूर्यातप दिसंबर में, किंतु न्यूनतम तापमान जनवरी में। तो इसी के बीच का जो डिफरेंस एक महीने का आ रहा है, चाहे वो सर्वाधिक तापमान सूर्यातप की बात हो या और सर्वाधिक तापमान की बात हो, तो जुलाई के और जून के बीच में एक महीना, और इधर दिसंबर और जनवरी के बीच में जो एक महीने का डिफरेंस आ रहा है, इसी जो एक महीने का अंतर है इसे मौसमी तापीय शिथिलता कहते हैं। लेकिन आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताएंगे। दरअसल जब बात करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सूर्यातप की अगर जो बात करते हैं तो सूर्यातप जो सूरज से आई हुई जो विकिरण ऊर्जा हमें मिलती है उसको सूर्यातप कहते हैं। और हम जान रहे हैं कि जो हमारा तापमान जो बढ़ता है वो तापमान बढ़ता है जो पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव तरंगों की वजह से, पार्थिव विकिरण जो निकलता है उसकी वजह से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हमारा तापमान पृथ्वी का बढ़ता है। तो सूर्यातप तो जून के महीने में सर्वाधिक मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में जब टेम्परेचर जब चूंकि नीचे से बढ़ना शुरू होता है तो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण निकलता है उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है, वो हमें एक महीने बाद देखने को मिलता है। इसी का ठीक उल्टा सूर्यातप की बात करेंगे तो अगर जो दिसंबर महीने में सबसे कम तापमान होता है, लेकिन इसी तरीके से जब देखेंगे तो पृथ्वी के पास जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं बच पाता है, इससे सर्वाधिक तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज होती रहती है। और उस समय हम देखेंगे तो ये हमें जनवरी के महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमें टेम्परेचर सर्वाधिक कम हो जाता है। तो ये रहा सर्वाधिक सूर्यातप जून में, किंतु सर्वाधिक ताप जुलाई में। इसका मेन कारण जो मैंने बताया अभी, क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं कि हमारा वायुमंडल जब देखेंगे तापमान में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है वो दीर्घ तरंगों की वजह से होती है, जो पृथ्वी के द्वारा जो लॉन्ग वेव जाती है उनकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है। और चूंकि सूर्यातप तो हमें जून तक मिल जाता है, लेकिन पृथ्वी उनका धीरे धीरे क्या करती है, पार्थिव विकिरण को निकालती रहती है और तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है। तो तापमान में बढ़ोतरी हमें नीचे से देखने को मिलती है, और नीचे से अब चूंकि धीरे धीरे रेडिएशन निकलता रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में कम होता भी चला जाएगा। तो सूर्यातप जो मिलता है वो अगले महीने में हम देखेंगे तापमान जुलाई में बढ़ा हुआ मिलता है। और उसके पीछे और भी कई कारण होते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्द्रता इतनी ज़्यादा होती है कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर आप इतना ही जानिए जितना मैंने बताया मौसमी तापीय शिथिलता क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, इधर एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के जरिए हम कुछ बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें भूमध्य रेखा को हल्का सा और ऊपर होना चाहिए, अफ्रीका को और ऊपर होना चाहिए, लेकिन एक समझाने के पर्पज से मैंने आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा है या कोई भी आप अक्षांश रेखा ले लीजिए, तो उसमें आप जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है, आप मान लीजिए 0 डिग्री लाइन में लेता हूँ, 0 डिग्री लाइन पर देखेंगे तो आपको जल राशि भी दिखेगी, स्थलखंड अर्थात जल के क्षेत्र भी हैं, स्थलखंड में महासागर भी हैं, महाद्वीप भी हैं। तो स्थलखंडों की बात करेंगे तो स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर तापांतर जो होता है वो सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, स्थलखंडों में। और अगर जो न्यूनतम की और इसकी तुलना में सागरीय क्षेत्र में तापांतर कम होता है, क्योंकि सागर देर से ठंडा होता है, देर से गर्म भी होता है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कारणों की बात करेंगे तो अगर जो बात करें तो हम इसके पीछे सागर देर से क्यों गर्म होता है, इसके पीछे हम बात करें तो आखिर होता क्या है कि सागर देर से इसलिए गर्म होता है क्योंकि सागर के अंदर मतलब पानी के अंदर सूरज की किरणें जो होती हैं वो चली जाती हैं, और वो काफ़ी, मान लीजिए जैसे ये कोई स्थलखंड है और ये सागरीय क्षेत्र है। स्थलखंड में क्या होता है, यहाँ पर जो सूरज की किरणें आती हैं वो सिर्फ इसकी ऊपरी लेयर को ही गर्म करती हैं, इसलिए ऊपरी लेयर को गर्म करती हैं तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन सागर में क्या होता है, सूरज की किरणें क्या होती हैं, अंदर तक चली जाती हैं, और करीब मान के चलिए अंदर के, मान लीजिए हम मान लेते हैं 20 मीटर के अंदर तक गहराई तक मान लीजिए उसको गर्म करना होगा। तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन जो सतह होती है ये तुरंत गर्म भी हो जाती है और तुरंत ठंडी भी होती है, क्योंकि इसका देखेंगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम होता है जिसको इसको गर्म करना होता है, इसमें लेकिन ऐसा ज़्यादा होता है। तो इसको याद रखिएगा ये इस वजह से। तो तापांतर की बात करेंगे तो महाद्वीप जल्दी गर्म जल्दी ठंडे, और यहाँ पर तापांतर सर्वाधिक, पानी में ऐसा होता नहीं है। बाकी ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापांतर में हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये रहा तापांतर के ऊपर वीडियो। मैं आगे आने वाली वीडियो में तापमान का वितरण बताऊंगा। तापमान के वितरण में हम बात करेंगे कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और तापमान का वितरण कैसे डिसाइड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम वायुदाब के ऊपर आएंगे, एयर प्रेशर के बारे में बताएंगे, फिर एयर प्रेशर बेल्ट के ऊपर बताएंगे। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं, तो आप लोग उनको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है, आप इसको देखते रहिए, देखते रहेंगे तो आपको
ज्योग्राफी में कह सकते हैं कि आपको अच्छा खासा अनुभव भी हो जाएगा, और चीज़ें जो छूट जाती हैं, जो लोग नहीं कवर कर पाते हैं, वो सब आप इस सीरीज़ के माध्यम से उनको कवर कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए, देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। इस सीरीज़ के बाद हम आएंगे ओशिनोग्राफी पे। ओशिनोग्राफी को भी लगभग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो ऐसा एरिया है जो आप लोग शायद नहीं पढ़ पाते होंगे, उसको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।